हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तभी आप इस वीडियो तक पहुंच पाए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट में डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इस वीडियो तक पहुंचने से पहले आप लोग मैग्नेटिज्म के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे। तो आई होप कि आप इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि ईएमएफ जो है वह किस तरीके से इंड्यूस हो जाता है, किस तरीके से बनता है फ्लक्स के चेंज होने के कारण। तो हम लोग यहाँ पर स्पेशली देखते हैं कि हम लोग डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ किसको कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ किसको कह रहे हैं। तो चलिए मैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताता हूँ, उसके बाद स्टैटिकली के बारे में बताऊंगा। तो मैं तत्काल इसको मिटा देता हूँ और डेफिनेशन भी मैं लिखते हुए चलता हूँ कि आपको अपने नोट्स बनाने में आसानी हो। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग कहेंगे इट मीन्स an EMF induced in a conductor when the conductor moves across a magnetic field। तो मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा स्थिर है, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, अपने कंडक्टर को हम मूव करा रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि हम क्या ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, कुछ इस तरह का हम कॉइल बनाते हैं और उसके बाद हम इधर मैग्नेट लेते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये मैग्नेट क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो या तो हम इसको मूव करें, मैंने आपको बताया है, या फिर हम इसको मूव करें। दोनों में से हम किसी को भी मूव करेंगे तो हमारा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर हम गैल्वेनोमीटर लगा देंगे तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन करने लगेगा, करंट का फ्लो कराने लगेगा। तो हमारा क्या होना चाहिए, या तो कंडक्टर मूव करे या फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड मूव करे। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग किसको कहेंगे, जिसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यह रुका हुआ रहे, यह फिक्स रहे और यह कंडक्टर जो है यह मूव करे। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे, जो ईएमएफ हमारा प्रोड्यूस होगा उस ईएमएफ को हम क्या कहेंगे, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हम किसको कह रहे हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं। और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैटिकली। तो
नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने किसको कहा? जिसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वह क्या है, वह स्थिर है, वह नहीं बदल रहा है। कंडक्टर जो है वह मूव कर रहा है, तो हमारा वह डायनेमिकली हो गया। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग किसको कहेंगे? तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड हम लोग कहेंगे द ईएमएफ induced in a coil due to change in flux linked with it। चेंज इन फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? चेंज ऑफ फ्लक्स इज बाय द इंक्रीज और डिक्रीज इन current is called statically induced EMF। तो देखिए, तो हमारा मान लीजिए कि हम क्या लिए, एक हम सोलेनॉइड ले लिया। तो अब इस सोलेनॉइड को हम अगर मैग्नेटिक फील्ड के पास रखेंगे और हम इसको मूव करें या फिर इसको मूव करें, तो यहाँ पर क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। अब इसी काम को हम अगर उल्टा कर दे तो क्या होगा? हम क्या करें कि हम सोलेनॉइड ले लें और सोलेनॉइड को हम क्या करें, इसी में हम बैटरी जोड़कर करंट दे दें। तो यह क्या करेगा? यह मैग्नेटिक फील्ड एज ए मैग्नेट बन जाएगा यह, और यह क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगेगा। तो अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वह किसके कारण बन रहा है? करंट के कारण बन रहा है। तो अगर इस करंट के वैल्यू को हम क्या करें, इंक्रीज और डिक्रीज करें, तो इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो इससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जो फ्लक्स लिंक्ड है, वह भी क्या होगा? वह भी चेंज होगा। तो ऐसे ईएमएफ को हम क्या कहेंगे? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। ठीक है, दो चीजें देखा आपने, एक तो हम या तो इस सोलेनॉइड के पास मैग्नेट लेकर आए तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो जा रहा है, या फिर हम इस सोलेनॉइड में ही करंट दे दें तो यह सोलेनॉइड क्या बन जा रहा है? एक मैग्नेट बन जा रहा है। तो इस केस में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग क्या करें, इसके करंट को वैरी करें, कोई पर्टिकुलर करंट देंगे तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का मैग्नेट बनेगा। अब उस करंट को हम लोग क्या करें, इंक्रीज और डिक्रीज करें। तो इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा, चेंज में फ्लक्स में चेंजेस आएगा। तो जैसे ही फ्लक्स में चेंजेस आएगा तो क्या होगा? हमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। फ्लक्स में जैसे ही चेंज आया तो क्या हो गया? हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं। मैंने लिखा कि द ईएमएफ, वैसा ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है किसी कॉइल में,
किसके कारण? फ्लक्स के चेंज होने के कारण। फ्लक्स किसके कारण चेंज हो? तो करेंट के कारण। करेंट को हम इंक्रीज और डिक्रीज करें उसके कारण, तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूं। अब यह स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा हमारा, वह दो टाइप्स का होगा। तो मैं लिख देता हूं, इट इज क्लासिफाइड एज, लिख देता हूं, इट इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। कौन कौन सा? तो एक सेल्फ इंडक्शन, दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो इस स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारा होगा सेल्फ इंडक्शन और दूसरा होगा हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। तो चलिए देखते हैं यह सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन यह क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइल ले रहे हैं, इस कॉइल को हम क्या कह सकते हैं? इंडक्टर भी कह सकते हैं। यह इंडक्टर क्या है? जैसे कि करंट में जब हम काम कर रहे थे तो हमको रेसिस्टर मिल रहा था, फिर जब वह करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करने लगा तो कैपेसिटर मिल रहा है। देखिए तीन एलिमेंट होते हैं, मैं बता दूं आपको, 3 फंडामेंटल एलिमेंट होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता देता हूं, 3 फंडामेंटल एलिमेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के। अगर बात की जाए तो कौन कौन सा होता है? पहला होता है रेसिस्टर, यह क्या करता है? अपोज करता है करंट के फ्लो को। दूसरा होता है कैपेसिटर, रेसिस्टर का सिंबल ऐसा, कैपेसिटर का सिंबल ऐसा। कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। और तीसरा होता है इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या ऐसा है? ऐसा है, यह क्या करता है? यह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। इसका यूनिट, रेसिस्टर का यूनिट ओम, कैपेसिटर का यूनिट फराड और इंडक्टर का यूनिट हेनरी। तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म से लेकर बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिज्म में हमारा ये वाला इंस्ट्रूमेंट काम आएगा, तो हम लोग इसी इंस्ट्रूमेंट को लेकर बात कर रहे हैं। तो हमारे पास हमने क्या कर लिया, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है, इस तरह का एलिमेंट जो है हमने ले लिए। चलिए फिर सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में समझते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या कह रहा है। अब इसको हम लोग क्या कर दिए, किसी बैटरी से जोड़ दिए, किसी एनर्जी सोर्स से हम लोग इसको क्या किए, जोड़ दिए। ये तो किसका टाइप है? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का टाइप है। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या हो रहा है, हमारा तो कॉइल या मैग्नेट कुछ भी चल नहीं रहा है, वह तो स्टैटिक है, रुका हुआ है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं,
इसमें जो हमारा करंट का फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब हम अपने इस तरह के कॉइल में पहुंचने वाले करंट को क्या करेंगे, वेरी करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, तो यह इंडक्टर क्या करेगा, इस चेंज को अपोज करेगा। इस चेंज को अपोज करने के ही प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इस कॉइल की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। कैसे होगा भाई? तो मान लीजिए कि हम लोग क्या किए कि इस कॉइल में जाने वाले करंट को हम लोग इंक्रीज किए। तो ये कॉइल पहले से कोई मैग्नेट बनाकर रखा होगा, मैग्नेटिज्म बनाकर रखा होगा। आप देखें हिस्टेरेसिस लूप में कि किसी भी मैग्नेटिज्म को चेंज करना इतना आसान नहीं है। जैसे ही चेंज करने जाएंगे तो उसके अंदर में जो मैग्नेटिक पावर वह स्टोर करके रख लिया है वह बना के रखना चाहेगा। तो बना के रखना चाहेगा तो कैसे बना के रखना चाहेगा, तो इसमें प्रोड्यूस होने वाले करंट को यह क्या करेगा, एक इंड्यूस्ड करंट यह प्रोड्यूस करेगा और अपोज कर देगा। मान लीजिए कि पहले हम 4 एम्पियर का करंट दे रहे थे और हम क्या किए कि हम बढ़ाकर 5 एम्पियर का करंट लेकर चले आए। तो यह क्या करेगा, यह कॉइल जो है 1 एम्पियर का करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराकर इससे होने वाले चेंजेस को वह क्या कर देगा, अपोज कर देगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इस कॉइल की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। उसी प्रकार से अगर हम इसमें फ्लो करने वाले करंट को क्या कर दें, घटा दें। पहले हम भेज रहे थे 4 एम्पियर का और अब हम भेजने लगे 3 एम्पियर का। तो ये तो क्या किया है, 4 एम्पियर के अनुसार पहले यह मैग्नेटिक पावर बना लिया है। अब इसको डिमैग्नेटाइज होने में टाइम लगेगा। तो यह क्या करेगा, यह करंट प्रोड्यूस करेगा कितना का, 1 एम्पियर का यह करंट प्रोड्यूस करके जो घाटा हुआ है उस घाटा को यह मेकअप करने की कोशिश करेगा। ओके, तो चलिए मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं। तो डिफिनेशन लिखता हूं मैं, तो इसका डिफिनेशन होगा सेल्फ इंडक्टेंस, यहां से लिखता हूं, जगह को भी देखना है, ऐसे लिख देता हूं, इट इज द property of a coil by virtue of which it opposes the growth or decay of the current flowing through it। ओके, तो समझ गए सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग किसको कह रहे हैं। चलिए कुछ फॉर्मूला भी इसका देख लेते हैं। तो हम जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना फ्लक्स में हम चेंज कर रहे हैं वह फ्लक्स क्या कर रहा है, उसी चेंजेस के अनुसार करंट को वह इंड्यूस कर ले रहा है। मैंने अभी बताया कि अगर हम क्या करेंगे, करंट को हम इंक्रीज करेंगे तो यह कॉइल क्या करेगा, एक इंड्यूस करंट, फ्लक्स में चेंजेस जैसे ही होगा तो एक इंड्यूस करंट यह प्रोड्यूस करके क्या करेगा, इसको मेकअप करने की कोशिश करेगा। हम ऐसा कह सकते हैं फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम यह भी बात कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम करंट देंगे उतने ही ज़्यादा मेरा क्या होगा,
फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये भी बात हम कह सकते हैं। आप पढ़ चुके हैं पीछे वाले चैप्टर में कि करंट के ही हिसाब से हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। हमने यहाँ पर लिख दिया फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड करंट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेकर आएंगे, तो हम लेकर आ जाते हैं एल कांस्टेंट। तो हमारा यह एल क्या है, ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, जो इसका ताकत होगा, जिस ताकत से हम मेकअप करने की कोशिश करेगा, वही क्या है, इसका कोएफिशिएंट है। ठीक है, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू पाई बटा आई। हम यहां से यूनिट भी निकाल सकते हैं इसका। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है हमारा, फ्लक्स का यूनिट होता है हमारा वेबर। करंट का यूनिट क्या होता है हमारा, करंट का यूनिट होता है हमारा एम्पेयर। तो इस इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस का क्या बन गया यूनिट, वेबर पर एम्पेयर। अच्छा, नहीं दिख रहा है, मैं इधर लिख देता हूं, क्या बन गया, वेबर पर एम्पेयर बन गया। अब यह कहना तो हमेशा हमारे लिए आसान नहीं होगा, तो इसीलिए चूंकि हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था, इसीलिए हम इसका एसआई यूनिट रख देते हैं एच। एच से हमारा क्या हो गया, हेनरी हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए सेल्फ इंडक्टेंस हमारा किस प्रकार से काम कर रहा है और यह है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा टाइप देखते हैं हम लोग, म्यूचुअल इंडक्टेंस। नोट कर लीजिए आप। तो नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये दोनों किसके टाइप हैं, ये दोनों स्टैटिक के टाइप हैं, यानी कि इसमें कोई भी पार्ट जो है वह मोशन नहीं कर रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस में अब हमारा क्या होगा देखेंगे। मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक कॉइल ले लिया, इंडक्टर, और इस कॉइल में हमने बैटरी जोड़ दिया। ओके, कुछ इस प्रकार से। अब इस कॉइल के सामने हम क्या किए, एक और कॉइल रख दिए। देखिए, यही म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है आगे चल के ट्रांसफार्मर बन जाएगा। और इसके साथ हम क्या कर दिए, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा। जैसे ही हमने इसमें बैटरी जोड़ा तो यह क्या करने लगा, इसमें करंट जाने लगा। अब करंट जाने लगा तो यह क्या बन गया, एक मैग्नेट की तरह बन गया। तो मैग्नेट की तरह बन गया तो यह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगा। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये वाला कॉइल भी चला आया। देख रहे हैं, आ जाएगा, बगल में है भाई तो आ जाएगा। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये वाला कॉइल अगर आ गया तो हम क्या कहते हैं, ये वाला को हम कहते हैं प्राइमरी साइड और ये वाला को हम कह देते हैं सेकेंडरी साइड। यह मुख्य साइड है और यह दूसरा साइड है। तो जैसे ही इसमें क्या आ गया, हमारा मैग्नेटिक फील्ड से यह कॉइल जो है वह क्या करने लगा, इन्फ्लुएंस में आ गया।
तो इससे हमको क्या होगा, इस कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा। और जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ईएमएफ का मतलब क्या, वोल्ट। तो ओम्स क्या कहा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जैसे ही हमें ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होने लगेगा, यहाँ पर क्या होने लगेगा, हमें करंट का फ्लो होने लगेगा। तो यही फेनोमेना जो है क्या बताता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बताता है, जिसका हम ट्रांसफार्मर में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इधर नंबर ऑफ टर्न कम लेंगे, इधर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, कम ही करंट इधर पास कर पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, वोल्टेज इधर कम हो जाएगा। अगर इधर हम कॉइल कम लें और इधर कॉइल हम ज़्यादा ले लें, तो ज़्यादा इधर पास होने लगेगा। तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, इधर वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर इधर वोल्टेज हम दिए, उससे ज़्यादा क्या हो गया, इधर इंक्रीज कर गया। हमने क्या किया, इसका नंबर ऑफ टर्न मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न से क्या हो, कम हो, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज करने लगेगा। तो हम क्या कहेंगे, इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे, वोल्टेज बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर कहेंगे। और अगर क्या हो जाए, अगर हमारा प्राइमरी का टर्न ज़्यादा हो जाए सेकेंडरी के टर्न से, तो हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज कम पास करने लगेगा, ईएमएफ कम इंड्यूस होने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या होगा, कम वोल्टेज मिलेगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहेंगे। तो ये बात मैं आपको ट्रांसफार्मर के वक्त ही बताऊंगा, यहाँ पर बता दिया कि यही कंसेप्ट का हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं अब क्या करता हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस का परिभाषा लिख देता हूँ। ये अभी इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, अभी हम लोग पहले म्यूचुअल इंडक्शन सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर के कंसेप्ट को भी देखेंगे। ओके, तो चलिए मैं लिख देता हूँ म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। इट इज द phenomenon it is the phenomenon of inducing EMF in a closed coil due to the change of current with time in a nearby coil। तो वक्त के साथ साथ जैसे हमारा क्या होगा, करंट में हम चेंज करेंगे, वैसे ही हमारा ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। किस में, बगल वाले कॉइल में, नियर बाई कॉइल में। तो इस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। ऐसा भी लिख देते हैं, एक और परिभाषा इसका लिख देते हैं। दिस इज द phenomenon of inducing EMF in the secondary coil due to चेंजिंग करेंट। कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा ना हमें। ड्यू टू चेंजिंग करेंट इन द प्राइमरी कॉइल
called म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो मैंने दोनों तरह का डेफिनेशन लिख दिया। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा पहले कि इंडक्शन हमारा दो टाइप का हो गया, एक डायनेमिकली हो गया और एक स्टैटिकली हो गया। डायनेमिकली हम लोग किसको कह रहे हैं? जिसमें हमारा कंडक्टर मूव कर रहा है, कोई भी चीज़ मूव करे, कंडक्टर मूव करे, मैं ये नहीं कहता कि कंडक्टर ही मूव करे, मैग्नेट भी मूव करे, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज़ हमारा मूव करे, तो हम लोग उसको क्या कह रहे हैं? डायनेमिकली कह रहे हैं। और स्टैटिकली हम लोग किसको कह रहे हैं? जिसमें कोई मूव नहीं कर रहा है, चेंज हो रहा है। करंट हम लोग जैसे ही चेंज कर रहे हैं तो हमको जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो करंट के चेंज के कारण मिल रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया? स्टैटिकली हो गया। अब स्टैटिकली को हम दो पार्ट में क्लासीफाई किए, एक की हम सेल्फ इंडक्शन में और एक की हम म्यूचुअल इंडक्शन में। तो सेल्फ का मतलब क्या हुआ? अपने अंदर में अपना ही सर्किट है और अपने ही अंदर में चेंजेस हो रहा है, तो उसी को हम क्या कर रहे हैं? इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करके एक ईएमएफ हम इंड्यूस कर दे रहे हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? सेल्फ इंडक्शन कर रहे हैं। अब म्यूचुअल किसके बीच में होता है? दो लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। तो दो लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे दो सर्किट के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन हम कह रहे हैं। चलिए, समझ गए आप इस बात को अच्छे तरीके से। अब इसका भी मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। देखिए, है तो इंडक्शन ही है, तो इंडक्टर का ही पार्ट, तो इंडक्टर का पार्ट है तो सारी चीज़ें हमारी उसी तरीके से होंगी, यूनिट भी हमारा उसी तरीके से होगा, लेकिन हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं कि हम जैसे ही हमारा सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्राइमरी कॉइल के करंट के। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में हमारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस होने वाला है वह प्राइमरी कॉइल के करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटा दे तो क्या हम लिखेंगे? एक हमको लेकर आना पड़ेगा कांस्टेंट। तो यहाँ म्यूचुअल है तो हम यहाँ म्यूचुअल के लिए कर देते हैं एम, और करंट हमारा प्राइमरी वाला है ही, तो हो गया हमारा MIP। ठीक है, तो ये हमारा अब क्या है? यही है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, या फिर हम इसको सिंपल म्यूचुअल इंडक्शन भी हम कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर दिए। अब हम इसका यूनिट निकाल देते हैं, तो हमको m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू हो जाएगा फाई एस बटा IP। देखिए, वही फ्लक्स है, वही करंट है, तो यूनिट भी क्या होगा? इसका भी वही सेम यूनिट होगा। तो ऐसा यूनिट में अगर हम बोले तो क्या होगा? हेनरी होगा। और हेनरी को हम कैसे लिखेंगे? तो H साइन से हम डिनोट करेंगे। तो ओके, आप इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आई होप। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। बाय बाय एंड थैंक्स।